हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी जो है स्वस्थ होगे, मस्त होगे, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो लेक्चर्स रहने वाला है वो है साइंस से संबंधित और क्लास 10th की साइंस हम करेंगे। और इसके अंतर्गत हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, जिसको हमने कुछ टॉपिक हमारे पिछले 2 अध्याय वीडियोस के अंदर अपन ने कर लिए थे। अब हमारा जो अगला टॉपिक आज रहेगा वो हम इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या अभी हमने नहीं पढ़ा है और क्या क्या हमें अभी पढ़ना है। ये सारी बातें हम आज जो भी हमारा टॉपिक के अंदर बचा हुआ है उसको अपन पूरा कर लेते हैं। तो आइए देखो, सबसे पहले हमने इसके अंतर्गत हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे से पढ़ा। फिर हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया। फिर अभिक्रियाओं के अंतर्गत देखो हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया था, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया था, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत गुणधर्म पढ़ लिए थे। फिर रासायनिक समीकरण को पढ़ लिया था, संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लिया था, वियोजन को पढ़ लिया था, वियोजन के प्रकार पढ़ लिए थे और विस्थापन पढ़ ली थी, द्विविस्थापन पढ़ ली थी, उपचयन अपचयन अपन पढ़नी बाकी है आज। तो आज हम बात करते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि उपचयन किसे कहते हैं। देखो, उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण, सॉरी हाइड्रोजनीकरण नहीं, ऑक्सीकरण। तो उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ बेटा, इस चीज को समझना है। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी अपने पास जो भी पदार्थ था उसके साथ अब ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जो अभिकारक होगा, जो अभिकारक में जो पदार्थ होगा उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन मिलने का मतलब ये हो गया कि यहां पर उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी पहले वाले पदार्थ का उपचयन हो रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन मिल रहा है। तो देखो यहां पर अपने को यही कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ेगी और अगर मान लो उसमें हाइड्रोजन था तो वो हाइड्रोजन अगर कहीं बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है तो वो भी मतलब हो गया कि अगर किसी में से हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है तो भी वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आ गई यहां तक बात? अब देखो यहां जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कॉपर था, कॉपर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई तो यहां पर बना कॉपर ऑक्साइड। देखो यहां पर पहले जो था वो कॉपर था। क्या था बेटा? सिर्फ और सिर्फ कॉपर था। जब कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो देखो अभिकारक में कॉपर था, लेकिन उत्पाद में जब कॉपर बना तो कॉपर के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जिसमें भी जुड़ता है तो अपन उसको कहेंगे उपचयन हुआ। क्या हुआ यहां पर? यानी इस कॉपर का क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन हो गया। बात समझ में आ गई यहां तक कि उपचयन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, या कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस पदार्थ का उपचयन कहलाता है। समझ में आ गई? या कभी हाइड्रोजन बाहर निकलता है किसी पदार्थ में से तो भी हम उसको क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब दूसरा आता है हमारे पास अपचयन। देखो एक होता है उपचयन, ये उपचयन है और ये अपचयन है। फर्क इतना सही है, एक में उपचयन है और एक में अपचयन है। ठीक है। दूसरे आती है अपचयन, और अपचयन का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजनीकरण। क्या नाम होता है? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या हो गया कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यानी एक दूसरे की पूरी अपोजिट है। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन बाहर निकलता था। उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन बाहर निकलने की बात हो रही थी। यहां अपचयन है, अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलने की बात होगी। तो यही कह रहा है। तो परिभाषा के अनुसार चले तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का बाहर निकलना होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस समय हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। जैसे देखो यहां पर कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जिस समय हाइड्रोजन से करवाई तो यहां से देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। देखो पहले जब अभिकारक था तब उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन जब क्रिया हो गई तो यहां से ऑक्सीजन क्या निकल गया? बाहर निकल गया। यानी अब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है और हम जानते हैं जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे अपन क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं।
तो देखो ये क्या घटना हुई कि कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से क्रिया करवाई, तो यहां पर हमारे पास बना कॉपर और जल। तो यानी ये जो कॉपर हमें देखने को मिल रहा है, ये कॉपर यहाँ ऑक्साइड के साथ था, यहाँ बिना ऑक्साइड के साथ है, इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, और ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो इस घटना को हम कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन। तो यहां तक समझ में आ गया उपचयन और अपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं, अगला हमारे पास आएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आएगी? रेडॉक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रही है। क्या हो रही है? यानी उपचयन भी हो रही है तो साथ में अपचयन भी हो रहा है, यानी एक पदार्थ का उपचयन होगा, एक पदार्थ का अपचयन होगा। तो ऐसी जब अभिक्रिया होती है तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी इसमें दो अभिकारक होंगे, दोनों अभिकारक में से एक अभिकारक जो होगा उसका तो उपचयन हो जाएगा, और दूसरा जो अभिकारक होगा उसका अपचयन हो जाएगा। तो देखो यहां पर तो एक परिभाषा के अनुसार चले तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां देखो कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवाई, जो अभी अपचयन वाला लिया था वही वापस एग्जांपल है, इसमें भी दोनों चीजें हो रही। तो देखो यहां कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से करवाई तो यहां पर कॉपर और जल बना। तो देखो यहां पर कॉपर और जल बना तो हमें यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि जो पहला था कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड में देखो यहां ऑक्सीजन मिला हुआ था, यानी यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे अपन कहते थे अपचयन। जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे हम कहते थे अपचयन। तो इस पदार्थ का तो हो गया हमारे पास अपचयन। यहां हाइड्रोजन अकेला था, जब वापस उत्पाद बना तो इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ आया, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम कहते थे उपचयन। क्या कहते थे? उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता था उसे हम कहते थे उपचयन। तो यहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो यहां हाइड्रोजन अकेला था, जब उत्पाद बना तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर जल बन गया था, तो इसलिए यहां पर हो गया उपचयन। तो इस पदार्थ का हो गया उपचयन। समझ आ गई? तो एक का उपचयन हुआ तो दूसरे का अपचयन हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। कुछ उदाहरण जैसे जिंक ऑक्साइड, देखो यहां करके बता देता हूं। ये जिंक ऑक्साइड था, जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करवाई जाती है तो हमारे पास बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो डाई कब कहते हैं? जब यहां दो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन एक ही है तो ये मोनोऑक्साइड कहलाएगी। देखो एक होता है तो मोनो, दो होता है तो डाई, तीन होता है तो ट्राई, चार होता है तो टेट्रा ऐसे, और पांच होता है तो पेंटा, छह होता है तो हेक्सा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे को ज्यादातर दो तक या तीन तक पूछा जा सकता है। तो यहां पर जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन से करवाई तो यहां बना जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो इसमें भी चीज देखो, यहां ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। क्या था? यहां पर ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हो गई? बाहर निकल गई, और जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती उसे हम क्या कहते थे? अपचयन। तो ये हो गया अपचयन। यहां कार्बन था अकेला, इसमें कार्बन जुड़कर मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो यहां देखो अकेला था, यहां कार्बन ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड मिली, ऑक्सीजन है वो मिली हुई मिली, तो यानी जुड़ गई। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम क्या कहते थे? उपचयन। तो ये हो गया हमारा उपचयन। समझ में आ गई यहां तक? सेम प्रोसेस देखो, MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करा तो MnCl2 और जल और साथ में क्लोरीन गैस निकल गई। तो देखो यहां पर किसका उपचयन हुआ और किसका अपचयन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल MnO2, तो देखो यहां MnO2 था, यहां पर MnCl2 बन गया, और यहां HCl था, HCl से केवल H2 बन गया। तो देखो H2O बन गया, सॉरी। तो देखो यहां से तो क्या हुआ कि इसमें क्लोरीन था और क्लोरीन की जगह क्या आया? ऑक्सीजन जुड़कर आया। तो ऑक्सीजन जुड़कर गया, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसे अपन क्या कहते थे? उपचयन। तो ये तो पदार्थ का हो गया उपचयन। और इसमें जो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ जो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो बाहर निकल के क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। तो मैग्नीशियम क्या क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? क्योंकि जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे अपन क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो यहां तक ये कहानी समझ में आ गई।
तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक जो हमारी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो अब हमारे समाप्त हो चुकी है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग समाप्त हो चुकी है। यानी ये प्रकार की अपने पास अभिक्रिया आती है, संयोजन, वियोजन, उष्मासेपी, उष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स। ये जो अभिक्रिया हमने पढ़ी, ये सारी अभिक्रिया हमारे खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है संक्षारण। क्या आता है? संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं कि जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा कुछ धातुओं की वस्तुएं होती है, धातुएं कोई भी ले लो, जैसे आयरन ले लो, सिल्वर ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, या तांबा ले लो, कॉपर, जैसे अपन, तो कुछ भी धातु ले लो, तो वो धातुएं क्या करती है कि वातावरण में उपस्थित, देखो वातावरण में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, वाष्प होती है, आर्द्रता होती है, तो यानी वातावरण में सारी चीजें होती है। तो ये कुछ धातुएं आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ धातुओं को अगर अपन वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, धीरे 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 खराब होने लग जाती है। खराब कैसे होती है? जैसे लोहे को अगर अपन खुला छोड़े हैं तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, और जो जंग लग जाता है तो वो संसारित हो गया। सेम प्रोसेस जैसे चांदी का है, चांदी को अगर अपन खुला छोड़ते हैं, अगर अपन जैसे चांदी के आभूषण पहनते हैं तो जब धीरे 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 करते हुए वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर एक काली परत चढ़ने लग जाती है, यानी वो संसारित हो रही है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है तो वो भी एक संसारित हो रहा है। तो यानी संसारण किसे कहते हैं कि सभी धातुएं, संसारण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि सभी धातुएं वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, जल, आर्द्रता, सभी गैसें, उन सब से मिलकर या उनसे अभिक्रिया करके वो धातुएं संसारित हो जाती है। इस गुण को संसारण कहा जाता है। तो देखो यही अभिक्रिया के अनुसार, परिभाषा के अनुसार यही है कि सभी धातुएं वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, अम्ल, जल की बूंदों के संपर्क में आकर संसारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। अब संक्षारण के उदाहरण के लिए क्या है, तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया लोहे पर भूरी परत का चढ़ना जिसे हम जंग लगना कहते हैं, चांदी पर काली परत का चढ़ना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना आदि, ये सारी चीजें होती है। तो ये हमारे क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाते हैं, और ये वस्तुएं संसारित होती है। अब इसके बाद आता है सर इनके उपचार, इनको बचाया कैसे जाता है? तो इनको बचाने का उपाय होता है कि पहली चीज तो होता है इसके ऊपर पेंट कर लो। क्या कर लो? पेंट करने से क्या होगा बेटा कि वातावरण में जो ऑक्सीजन होगी, पहली चीज तो हर चीज ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया को रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसके ऊपर पेंट कर लो या तेलीय पदार्थ का लेपन कर दो, यानी तेल लगा दो। जैसे अपन कभी कभी होता है ना, हमारे गाड़ी के ऊपर वगैरह, साइकिल की चैन वगैरह के ऊपर हम ऑयल लगाते हैं ताकि वो जंग न लगे उन्हें। तो यानी तेलीय पदार्थ का लेपन कर दो या यशद लेपन कर दो, जिंक की परत चढ़वा दो। तो ये चीजें जो होती है ये सब इनके बचाव के उपचार होते हैं। यानी जैसे कि अगर मान लो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने है तो उसके ऊपर क्या लगा दो? पेंट करवा दो। पेंट करवाने से क्या होगा, जैसे भी हम देखे होंगे हमारे घरों में कोई भी जैसे डोर वगैरह बने हुए होते हैं या कोई गेट वगैरह बने हुए होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर हम कलर करवाते हैं। भाई कलर क्यों करवाते हैं? ताकि वो जो है अभिक्रिया नहीं करेगा। या जैसे अन्य कोई भी चीजें जो खराब होने लायक है उन्हें तेलीय पदार्थों से लेपित कर दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि इनके वस्तुओं संसारण के बचाव के उपचार क्या है? तो वस्तु को पेंट करके या तेलीय पदार्थ का लेपन करके आदि से इनसे क्या किया जा सकता है? बचाव किया जा सकता है। अब इसके बाद एक हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, और इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चीज रहेगी कि रासायनिक समीकरण। जो हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण के बारे में, अभिक्रियाओं के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हमने। देखो टॉपिक को वेरी इजी वे में अपन एक एक चीज को करते हुए आए हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक इसमें बचेगा, वो बचेगा विकृत गंधिता। क्या बचेगा? विकृत गंधिता बचेगा। और विकृत गंधिता के बाद में हमारे पास जो रहेगा रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है और रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। तो अब हम चलते हैं विकृत गंधिता की ओर कि विकृत गंधिता हमारे क्या होती है। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम खाद्य सामग्री का मतलब खाने वाली चीजें, खाद्य सामग्री का मतलब होता है खाने वाली चीजें। जो भी खाने वाली चीजें होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी खाने की चीज होती है, जैसे हम सुबह भोजन बनाते हैं, जब गर्मा गर्म भोजन होता है उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है।
फिर जैसे जैसे दोपहर आता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, शाम आता है तो उसका जो टेस्ट है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, या कभी कभार थोड़ा बहुत यानी खराब होने लग जाता है, शाम आता है तो खराब होने लग जाता है, या कुछ थोड़े लंबे टाइम तक रखने के बाद वो उनका टेस्ट, स्वाद और गंध आने लग जाती है, यानी स्वाद में चेंज आ जाता है और गंध आने लग जाती है, तो उसे कहा जाता है विकृत गंधिता। क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। यानी इसकी परिभाषा के अनुसार चले तो क्या हो गया कि सभी खाद्य पदार्थ वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन या अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया करके अपने स्वाद व गंध में परिवर्तन कर देती है, उसे क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। तो देखो यही कह रहा है कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियां जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उनका स्वाद और गंध बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता के बचाव के उपचार क्या होते हैं कि सबसे पहले इनको अगर बचाना है तो सबसे पहला होता है कि वायुरोधी बर्तनों में रखो। किसमें रखो? वायुरोधी का मतलब होता है जैसे अपन गर्म टिफिन कहते हैं ना, वायुरोधी बर्तन का मतलब होता है गर्म टिफिन। तो गर्म टिफिन यानी वायुरोधी बर्तनों में रखने से क्या होगा कि जब वायुरोधी बर्तनों में क्या होता है बेटा कि जब वो बाथरूम की वातावरण जो ऑक्सीजन होती है वो उनके साथ मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो उनको अभिक्रिया करने में किससे साथ अभिक्रिया करेगी? अगर खुला छोड़ोगे तो वातावरण में तो हवा चलती रहती है, उनके साथ सभी गैसें जो होती है मिली हुई रहती है, तो वो अभिक्रिया कर लेगी। लेकिन वायुरोधी बर्तन में रख दोगे तो फिर क्या होगा? उसका वातावरण से कोई संपर्क ही नहीं रहेगा, जो उसके अंदर है बस गैस, वही गैस रहेगी, तो कम संसारित होगी, कम अभिक्रियाएं होगी। सेम प्रोसेस दूसरी चीज कहें तो अगर कि फ्रिज के अंदर रख देते हैं, किसके अंदर रखते हैं? जैसे अपन सब्जियों को वगैरह फ्रिज के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं फ्रिज के अंदर? कि फ्रिज में रखने से क्या होगा बेटा कि उनका वातावरण, आजू बाजू का वातावरण होगा वो ठंडा हो जाएगा, और दूसरी वातावरण से कनेक्शन भी उसका कट जाएगा, क्योंकि कनेक्शन कटने का मतलब क्या हो गया कि वातावरण की हवाएं फ्रिज के अंदर नहीं जाती। तो दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गया कि भाई कि वातावरण की हवाएं उसके अंदर नहीं जाएगी। दूसरा होता है कि वहां का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कूल होता है, उससे क्या होगा कि हमने पहले 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि पदार्थ के गुणों के अंदर पढ़ा था कि ताप बढ़ने से उनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी अगर जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो वो जल्दी जल्दी अभिक्रिया करेगा, और ताप थोड़ा कम रहेगा तो वो अभिक्रिया थोड़ी धीरे होगी। तो यानी जो ऑक्सीजन उसके अंदर या जो भी गैसें अंदर हैं उससे क्या होगा कि अभिक्रिया तो होगी लेकिन थोड़ी थोड़ी धीरे होगी। धीरे होने से क्या होगा कि जो चीज एक दिन में खराब होनी चाहिए वो 3 से 4 दिन के अंदर खराब होगी, तो यानी फ्रीजर में रख लिया जाता है। या तीसरा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिप्स की थैलियां होती है, क्या होती है? जो चिप्स की थैली होती है, उस चिप्स की थैली के अंदर आपने देखा होगा कि हवा भरी हुई आती है। अब अपन क्या सोचते हैं? नहीं रे, इसको तो बड़ा बनाने के लिए हवा भरी है। हवा बड़े बनाने के लिए नहीं की है, उसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है और उसके अंदर भर दी जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी हुई आती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी हुई आती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है बेटा? कि नाइट्रोजन गैस अनअभिक्रियाशील होती है, बहुत ही कम अभिक्रिया करती है, यानी किसी के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है आसानी से। तो नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बाहरी वातावरण से तो वो रुक जाती है, और साथ में नाइट्रोजन गैस होने के कारण क्या होता है कि वो चिप्स की थैली जो है लंबे समय तक जो है सुरक्षित रह जाती है। वो चिप्स अंदर जो है वो सुरक्षित रह जाती है और हमारे तक जो महीने भर से खाने के लिए काम आती है, तो हम उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन नहीं देखना है। अगर आपको देखना है तो एक चिप्स की थैली आप खोल के 1 से 2 दिन रख दो, हाथों हाथ वो चिप्स के स्वाद और गंध परिवर्तन हो जाएगा। तो ये चीजें होगी। तो देखो यहाँ पर हमें सारी चीजें कि प्राय तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री को उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। पदार्थ का मतलब वही मैंने बताया आपको, जैसे नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है तो इनमें पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमे हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि खाद्य सामग्री के बाहर का वातावरण से कनेक्शन टूट जाएगा और जिससे उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमे हो जाएगी। चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन जो है नहीं हो सके। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी बेटा। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो तो हमें बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो पूरा समझ आ गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विदा लेते हैं और कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण क्या क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो ये सारे टॉपिक अपन जो है कल कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक लगभग चैप्टर समापन की तरफ है। और अब आप लोगों को एक चीज बता देता हूं बेटा कि आप नोट जो है हमारे यहां से तैयार करते रहे। इसके बाद यदि किसी को नोट्स की जरूरत है तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो है
आपको एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा। क्यूआर कोड के माध्यम से आप उसमें ऐड हो सकते हैं। हम उसमें आप लोगों तक नोट्स जो है पीडीएफ पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाती है। और उसी के साथ आप लोगों को जो ये अगर आप खुद बनाना चाहें, अपने हाथ से लिखना चाहें, तो आप हाथ से भी लिखते रहिए, क्योंकि आपको हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं तो आपको सारी चीजें यहाँ लिखी हुई मिलती है। जो नोट्स में होती है वो यहाँ लिखी हुई मिलती है, तो आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, विदा होते हैं आज और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।